हेलो स्टूडेंट्स, परिसंचरण तंत्र डिस्कस कर रहे थे अपन। स्टार्टिंग से जो बताया था, परिसंचरण शब्द का मतलब किसी भी तरल पदार्थ का चक्रीय प्रवाह। एक दिशीय प्रवाह बताया था अपन ने संवहन, चक्रीय प्रवाह बताया था परिसंचरण। संवहन पढ़ा जाता है पादपों में, जाइलम और फ्लोएम जो संवहन होते हैं, और परिसंचरण पढ़ा जाता है जंतुओं में, रुधिर का परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र में अपन ने बताया था कि एक तो रुधिर, एक हृदय और रुधिर वाहिनी, इन तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। ब्लड का कंपोजिशन अपन ने पढ़ा, प्लाज्मा और ब्लड कैप्सूल्स, रुधिर कणिकाएं। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप, रुधिर का वर्गीकरण, यानी उनके जो रुधिर वर्ग हैं ए बी और फिर आरएच के आधार पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अपन ने डिस्कस किया। सर्वदाता सर्वग्राही रुधिर वर्ग, ये अपन ने डिस्कस किया। और आरएच से संबंधित एक पॉइंट अपन ने पढ़ा, गर्भ रक्ताणु को रखता। उसके बाद में अब जो अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रुधिर वर्ग की वंशागति, हेरेडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप। वंशागति जहाँ शब्द आ जाता है तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो ये आते हैं कि माता पिता जो जनक हैं उससे होने वाली संतति में ब्लड ग्रुप किस तरह से डिसाइड होता है, रुधिर वर्ग की वंशागति। इसके लिए मैंने बताया था कि हमारे आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं जीन, और जीन प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण जीन युग्म द्वारा किया जाता है, जीन पेयर, जिसमें एक होता है मातर्क विशेषक और एक होता है पैतर्क विशेषक। तो जीन पेयर जो है उसके द्वारा एक लक्षण का नियंत्रण है। अब क्योंकि रुधिर वर्ग डिसाइड होते हैं आरबीसी पर पाए जाने वाले एंटीजन, जो अपन ने कल डिस्कस किए थे, उन जीन पे माता पिता से जो जीन जा रहे हैं वो जीन में कौन सा एंटीजन का फ्लो हो रहा है, कौन सा एंटीजन अगली पीढ़ी में प्रवाहित हो रहा है, उसके आधार पे संतति का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो एंटीजन के आधार पर, वंशागति के आधार पे रुधिर तंत्र बोला जाता है एबीओ रुधिर तंत्र, एबीओ ब्लड सिस्टम, एबीओ रुधिर तंत्र बोला जाता है। और एबीओ जो रुधिर तंत्र है ना, इसमें इनके जो जीनोटाइप हैं, एबीओ रुधिर तंत्र के जो जीनोटाइप हैं वो टोटल 6 प्रकार से बताए जाते हैं वंशागति के आधार पर। पहली स्थिति मैंने बताया था, आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण करते हैं। आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण होता है जीन युग्म द्वारा। जीन युग्म में ये दर्शा रहा हूं, इनमें से एक मातर्क विशेषक है और एक पैतर्क विशेषक है, यानी एक जीन माता से और एक जीन पिता से। अब अगर दोनों पे एंटीजन ए आ रहा है, ये जो जीन युग्म है ये बता रहा हूं मैं संतति के अंदर, जो आया कहां से, माता पिता से, एक माता से एक पिता से। अगर दोनों पे एंटीजन ए आया तो डेफिनेटली ब्लड ग्रुप ए होगा। दूसरी स्थिति, अब की बार जीन युग्म में एक पर तो एंटीजन ए आया और एक पे एंटीजन नहीं आया, 0 लिखा है मैंने, एंटीजन नहीं आया, लेकिन फिर भी एंटीजन ए आया तो ये भी ब्लड ग्रुप ए होगा। तो ये जो दोनों जीनोटाइप है ना, ये दोनों जीनोटाइप ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करते हैं। अगली स्थिति में लिख रहा हूं, अब ये आप बता दोगे। जीन पेयर पे दोनों पे बी, और जीन पेयर पे एक पे तो बी एंटीजन बी, एक पे एंटीजन नहीं, डेफिनेटली ये भी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों ब्लड ग्रुप बी को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? अगर जीन युग्म में एक माता और पिता से है, दोनों पे एंटीजन ए आ रहा है तो ब्लड ग्रुप ए हुआ। दोनों में एक पर एंटीजन ए आ रहा है और एक पे नहीं आ रहा है तो वो भी ब्लड ग्रुप ए माना जाएगा। दोनों में एंटीजन बी आया और एक पे बी आया एंटीजन और एक पे नहीं आया तो वो भी ब्लड ग्रुप बी माना जाएगा। अगली पॉसिबिलिटीज क्या हुई कि जीन पेयर में एक पर तो एंटीजन ए और एक पर एंटीजन बी, यानी माता पिता में से एक से जीन पर एंटीजन ए आ रहा है और एक पर एंटीजन बी आ रहा है, तो डेफिनेटली ये ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा भाई, ए बी बनेगा। और लास्ट पॉसिबिलिटीज क्या हुई कि माता पिता दोनों से जो एंटीजन जीन आए माता पिता से, उन दोनों पर ही एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप हो गया 0, जिसको अपन ओ बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए और बी के 2 जीनोटाइप हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी और 0 का एक जीनोटाइप है। ये टोटल 6 जीनोटाइप बताए जाते हैं ए बी और रुधिर तंत्र, 6 प्रकार। और इसी के आधार पर होने वाली संतति का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है।
तो अब इसके आधार पर ब्लड ग्रुप जो अपन देखेंगे, क्वेश्चन मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस लेकर अपन बता रहे हैं कि इसके आधार पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो फिलहाल ये चीज अपन नोट करेंगे पहले कि रुधिर वर्ग की वंशागति को अपन पढ़ रहे हैं। एबी और रुधिर तंत्र बोला जाता है वंशागति के आधार पर, जिसके 6 जीनोटाइप अपन ने बताए हैं। दोनों पर एंटीजन ए जीन युग्म है, जीन युग्म जो है ये दोनों में जो लिखे हैं जीन युग्म है ये, और जीन युग्म में एक माता से और एक पिता से होता है। दोनों पे एंटीजन ए आया तो ब्लड ग्रुप ए, एक पर ए आया और एक पर नहीं आया तो भी ए, दोनों पर बी आया तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों में एक पर बी आया और एक पर नहीं आया तो भी बी, दोनों में एक पर ए और एक पर बी आया, दोनों एंटीजन आ गए तो ब्लड ग्रुप ए बी, और दोनों ही जीन पर कोई एंटीजन नहीं आया तो ब्लड ग्रुप है ओ। ये स्थिति। अब इसी के अपन एग्जाम्पल लेके करें, जैसे ये जो जीनोटाइप अपन ने लिखा ना, ये जो 6 जीनोटाइप अपन ने लिखे, अब इसी के आधार पर अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, क्वेश्चन आया माता का ब्लड ग्रुप है ए और पिता का ब्लड ग्रुप है बी, और अपने पास में ये स्थिति लिखी हुई है, माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप है बी। जनरली क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आएगा क्योंकि ए और बी के 2 जीनोटाइप हैं, तो जो जैसा जीनोटाइप लेना है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। नहीं आएगा तो फिर अपन दोनों ऑप्शन लेके कर लेंगे, जैसा भी मैं बताऊंगा। पहले ये ले रहे हैं अपन, माता का ब्लड ग्रुप ए ये वाला जीनोटाइप, पिता का ब्लड ग्रुप बी है वो ये वाला जीनोटाइप है, तो बताओ संतान में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। अब जनरली तो हमारा क्या है कि हम बहुत तेजी से चलते हैं, हमने देखा माता का ए और पिता का बी, तुरंत आंसर दे देंगे भाई ए और बी को मिलाओ, आंसर क्या बन गया, ए बी बन गया। इस तरह से आंसर नहीं देना है, इनके जीनोटाइप से जो संभावना बनती है वो अपने को लेनी है। अब बताओ माता का ब्लड ग्रुप ये है ना, इसके जीनोटाइप ये हैं और पिता का ये हैं, तो इन जीनोटाइप से जब अगली पीढ़ी में संतति में माता में बनेंगे जनन के दौरान अंडाणु का निर्माण और पिता में बनेंगे शुक्राणु। अब बताओ माता में जो अंडाणु बनेगा तो 2n से n हो जाएगा, तो ये स्थिति 2n की है। n का मतलब एक एक जीन पेयर अगर अपन ले तो ये स्थिति हो गई। और सेम ऐसे ही पिता में अगर करें तो अपने पास में ये स्थिति हो गई। ये तो स्थिति हुई माता के जीन युग्म की। अगर संतति जो अगली पीढ़ी बनेगी, माता में अंडाणु का निर्माण, पिता में शुक्राणु का निर्माण, माता और पिता जो जनक हैं उनमें तो 2n स्थिति रहेगी, और माता और पिता जो जनक हैं उनमें तो स्थिति बोली जाएगी 2n, और जो युग्मक बनेंगे ये बने युग्मक, युग्मक जो बनेंगे गैमेट्स बनेंगे जिनको अपन बोलते हैं शुक्राणु अंडाणु, वो स्थिति हो जाती है n। और संतति का मतलब है ये युग्मक का मिलना, इन युग्मक का मिलना, अंडाणु शुक्राणु का मिलना। तो बताओ अगर ये वाला अंडाणु और ये शुक्राणु मिला तो बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा। मैं सीधा ब्लड ग्रुप ही लिख रहा हूं, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा भाई, ए बी। चलो इसको एक बार अपन एंटीजन के आधार पे लिख देते हैं, जीन पेयर बना देते हैं वापस। ये वाला जीन पेयर बना तो बताओ ये ब्लड ग्रुप कौन सा बना, ए बी बना। और अगर ये अंडाणु और ये शुक्राणु मिला तो ये वाली स्थिति, ये ब्लड ग्रुप ए बना। अगर ये अंडाणु और ये शुक्राणु मिला तो ये वाली स्थिति, ये ब्लड ग्रुप बी बना। और अगर ये अंडाणु और ये शुक्राणु मिला तो ये स्थिति यानी ब्लड ग्रुप 0 बना। अब बताओ संतान में क्या क्या स्थिति आई। संतान में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप की संभावना है, ए की भी है, बी की भी है, ए बी की भी है और ओ की भी है। जबकि माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या लिखा था अपन ने, ए और बी, और जनरली हम आंसर क्या देते, ए बी। तो इस तरह से अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, इन क्वेश्चनों को अपने को जीन युग्म लेकर उसी के आधार पर हल करना है। तो इस तरह से संतति का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो परसेंटेज के आधार पर अपन क्या बता देंगे इसे कि 25%, 25%, 25%, 25%, 4 संभावना होगी ना, तो चारों की संभावना लिख दी अपन ने बराबर, 25, 25, 25 और 25%, इस तरह से। अब इसी का एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं। ये जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको, इसी जीन प्रारूप के आधार पर अपन दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2, अब की बार मैंने लिखा है माता का ब्लड ग्रुप है AB और पिता का ब्लड ग्रुप है 0 या O। माता का ब्लड ग्रुप AB और पिता का ब्लड ग्रुप लिखा मैंने 0। अब माता का ब्लड ग्रुप AB है तो बताओ इसकी जीन प्रारूप की स्थिति ये होगी, और पिता का ब्लड ग्रुप O है तो इसके जीन प्रारूप की स्थिति ये होगी, और जब युग्मक बनेंगे तो ये स्थिति हो गई। तो इसके युग्मक तो समान प्रकार के बन रहे हैं, लेकिन इसमें युग्मक दो प्रकार से बन रहे हैं। अब बताओ ये अंडाणु और ये शुक्राणु मिला तो जीन प्रारूप क्या बना अपने पास में, ये स्थिति, तो डेफिनेटली ब्लड ग्रुप B बना। ब्लड ग्रुप कौन सा बना भैया, ये ब्लड ग्रुप बन गया A, ये स्थिति। और अगर ये और ये मिला तो ये ब्लड ग्रुप A बना। एक बार मैंने गलती से लिख दिया था, ये और ये मिला तो वापस से ब्लड ग्रुप A बन रहा है। अब ये युग्मक और ये वाला मिल रहा है, ये अंडाणु ये शुक्राणु मिल रहा है तो स्थिति ये आ रही है ब्लड ग्रुप B। और अगर ये और ये मिल रहा है तो स्थिति आ रही है ये ब्लड ग्रुप है B। इसका मतलब संतति में 50% संभावना है A की और 50% संभावना है B की। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जाएगा, एक तो ये कि कौन कौन सा रुधिर वर्ग संभावित है, और परसेंटेज भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें ये स्थिति आई थी, यहाँ पर ब्लड ग्रुप संभावना 2 की है, या तो A या B। अब देखो माता में क्या था AB, पिता में O, क्योंकि ये जरूरी नहीं है वहां लिखा हुआ आएगा, ये स्थिति तभी लिखी हुई आएगी जब ये इन दोनों का देगा A और B का, क्योंकि A और B की तो 2 जीनोटाइप है, AB O का तो जीनोटाइप एक ही है, तो उनका तो लिखकर क्या देगा। अब हमारे दिमाग में ये रहता है कि माता पिता का है तो वही संतति का होगा, जबकि हो क्या रहा है, देखो माता का AB, पिता का O, तो माता पिता का तो आया नहीं, या तो A आ रहा है या B आ रहा है। तो इन क्वेश्चन को हमेशा जीनोटाइप के आधार पे ही आंसर करके दोगे। समझ में आया। अब इसी में अपन ये जो दोनों मैंने एग्जाम्पल बताए, इसी में अगर अपन और एग्जाम्पल ले, इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं आपके पास में। एग्जाम्पल नंबर 3, और ये जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि माता का ब्लड ग्रुप है AB और पिता का ब्लड ग्रुप है A। अब बताओ माता का AB है ना, तो ये स्थिति है, और पिता का A है तो उसमें या तो इस तरह से होगा या फिर ये वाला होगा। समझ रहे हो आप, एक 2 जीनोटाइप है ना। अब जो सा भी अपने को दिया हुआ है वो अपन लिख लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो अब की बारी एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं मैं इस तरह से ले रहा हूं कि अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में अपन दोनों को लिख लेंगे। अगर A दे दिया और उसके साथ में A के 2 जीनोटाइप हैं, B के 2 जीनोटाइप हैं, अगर वो जीनोटाइप आपको लिखकर नहीं दे रहा है कौन सा जीनोटाइप लेना है, तो फिर आप दोनों को लिखोगे। अब बताओ इसके युग्मक क्या बनेंगे अपने पास में, ये वाली स्थिति, और इसके युग्मक की स्थिति देखें तो अगर ये वाला होगा तो युग्मक ये बनेंगे, और ये वाला होगा तो युग्मक ये बनेंगे। अब बताओ ये जो युग्मक है ना, ये तो सारे एक जैसे हैं ना, ये वाला और ये वाला युग्मक एक ही जैसे हैं, तो इनमें से अपन एक ले सकते हैं कोई सा भी, रिजल्ट तो वो सेम ही दिखाएगा। ये दोनों अलग हैं, यहाँ ये अलग हो गया, तो इनमें से तीनों में से अपन कोई भी एक ले सकते हैं। तो जो ये है मैं इनको वापस लिख रहा हूं एक बार, यहाँ जो अपने पास में बने ये स्थिति बनी। अब बताओ इनमें से तीनों में से एक को लेके हल कर लो, एक ही आएगा ही। इन तीन एक जैसे हैं, तीनों युग्मक में से एक ले सकते हो। अब बताओ ये और ये मिला तो ये वाला जीन पेयर बना, तो डेफिनेटली ब्लड ग्रुप A हुआ। अगर ये और ये मिला तो ये वाला जीन पेयर बना, डेफिनेटली ब्लड ग्रुप A हुआ। अगर ये मिला तो स्थिति हो गई अपने पास में AB की, और अगर ये मिला तो स्थिति हो गई अपने पास में B की। तो 50% संभावना तो किसकी आई, A की,
25% AB और 25% B, ये वाली स्थिति हो गई। इस तरह से अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 4। माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप ए, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है और जीनोटाइप दे रखा है आपको ये वाला जीनोटाइप दे रखा है, ये वाला जीनोटाइप दे रखा है, तो दोनों को अलग अलग करो। और बताओ अब मिला है तो कौन सा ब्लड ग्रुप, अब मैं सीधा लिख रहा हूं, ये मिला तो कौन सा ब्लड ग्रुप बना ए, ये मिला तो कौन सा बना ए, ये मिला तो ए, और अगर ये मिला तो ओ। 75% कौन सा आ रहा है ए और 25% कौन सा आ रहा है ओ। तो इस तरह की जो स्थिति होती है, क्वेश्चन में जो भी देना आएगा, अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है अपने को। क्वेश्चन में जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, उसके साथ में जो भी जीन पेयर दिया हुआ है उसके आधार पे आप युग्मक बनाकर फिर उसको मिलाकर संतति का निर्धारण करोगे, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करोगे कि संतति में कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है। तुक्के नहीं मारोगे, ये नहीं माता पिता का है तो तुम अपने हिसाब से आंसर उसका बना लो, खुद साइंटिस्ट मत बनो, जैसा साइंस है उसके आधार पर चलो, बीच में अपने मन से साइंटिस्ट बनने की कोशिश मत करो। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, अपन ने जो डिस्कशन किया था, ये देखो टॉपिक लिया था अपन ने परिसंचरण तंत्र में रुधिर वर्ग की वंशागति, जिसमें अपन ने बताया एबी और रुधिर तंत्र होता है, एंटीजन के आधार पर इसके जीनोटाइप 6 प्रकार के हो गए, ये 6 जीनोटाइप बताए थे। ये चीज मेन है, इसी के आधार पर अपन एग्जाम्पल को हल कर सकते हैं। इन जीनोटाइप को लेकर अपने को एग्जाम्पल हल करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल अपन ने ये लिया और इसके आधार पे जीन युग्म बनाए, इन जीन युग्म से अपन ने रिजल्ट निकाला। इसी प्रकार से अपन ने ये दूसरा एग्जाम्पल लिया, माता पिता का ब्लड ग्रुप, ये जिस तरह से वही जीन पेयर बनाए, जीन युग्म को अलग अलग किया, मिलाकर अपन ने आंसर निकाला। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। रुधिर वर्ग की वंशागति के आधार पर कई बार कोर्ट केस हो जाते हैं कि एक संतति पे, एक संतान पे 2 दंपति यानी 2 जनक अलग अलग माता पिता ने दावा कर दिया। एक ने कहा भाई ये हमारी संतति है और एक ने कहा भाई ये तो हमारी संतान है। अब डिसाइड कैसे होगा कि भाई किसकी संतान है? तो डेफिनेटली आनुवांशिक लक्षणों को ही तो निर्धारित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पहले डिसीजन ब्लड ग्रुप के आधार पे हो जाता है कि उस संतान जो है वो उस संतान का ब्लड ग्रुप क्या है, और फिर दोनों जो माता पिता हैं उनके ब्लड ग्रुप क्या हैं, और माता पिता के ब्लड ग्रुप से कौन कौन सी संभावना बन रही है। अगर उसमें वो संतति आ रही है तो डेफिनेटली उसी की होगी। कई बार ऐसा होता है कि दोनों जनक से ही वो संतति सेम आ जाती है, कि दोनों जनक में वो स्थिति एक जैसी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, उससे तो कोई बच नहीं सकता। ब्लड ग्रुप में फिर भी संभावना एक जैसी हो जाती है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी पे आधारित है, क्योंकि हमारी हर कोशिका में गुणसूत्रों का 2n सेट है। प्रत्येक कोशिका में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में, तो हमारे शरीर का कोई भी अंश, चाहे वो सीमन हो, चाहे बाल हो, कुछ भी त्वचा का कोई निशान, कुछ भी जहाँ से भी अपने को मामूली सा भी सुराख, अगर हमारा शरीर का अवशेष मिल जाता है, अवशेष का मतलब कोशिकाएं उसमें मौजूद हैं, उस कोशिका में जो डीएनए है उसके आधार पर पूरे शरीर की उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। डीएनए अनुक्रम, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, इस आधार पे। तो रुधिर वर्ग की वंशागति को अपन ने डिस्कस किया। रुधिर से संबंधित अपन ने क्वेश्चन जो डिस्कस कर लिए सारे, रुधिर का संगठन में प्लाज्मा, उसके बाद में पढ़ा अपन ने रुधिर कणिकाएं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन डिस्कस किया, डब्ल्यूबीसी के प्रकार किस तरह से वो काम कर रही है, उसके बाद में प्लेटलेट द्वारा रुधिर का थक्का बनाने का कार्य डिस्कस किया, उसके बाद में रुधिर वर्ग का निर्धारण डिस्कस किया, और फिर रुधिर वर्ग की वंशागति को डिस्कस किया। तो रुधिर वाला जो पोर्शन है वो अपन ने कंप्लीट किया कि रुधिर में एक्चुअल में क्या स्थिति आ रही है। अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद में अगला जो पॉइंट ले रहे हैं अपन, वो ले रहे हैं परिसंचरण तंत्र में रुधिर के बाद में जो अगला पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बता रहा था तुम्हें, एक शब्द आया था लसिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिम्फ। ये भी रुधिर के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं अपन, लसिका, ये रुधिर का ही पार्ट है, लिम्फ बोला जाता है इंग्लिश में इसको।
लिम्फ, लसिका। अच्छा, रुधिर का संगठन अपन ने पढ़ा, रुधिर में क्या क्या मौजूद है। रुधिर का संगठन जो अपन ने पढ़ा, 55% प्लाज्मा, 45% रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा में 80 से 92% जल, बाकी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में मेन बताया अपन ने, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम। कार्बनिक पदार्थ में शर्करा, ग्लूकोज बताई 65 से 110 मिलीग्राम सामान्य मात्रा। कोलेस्ट्रॉल बताया 50 से 180 मिलीग्राम सामान्य मात्रा, वो डेसीलीटर में बताते हैं। रुधिर प्रोटीन बताया अपन ने 3 प्रकार के, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन प्राशन दाब का नियमन, फाइब्रोनोजन रुधिर के थक्के में को बनाने में जमता है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो अपन ने 3 बताए, अल्फा, बीटा, गामा, जो अपन ने तीनों अलग अलग लिखवाए। जिसमें मैंने अपन ने बताया था गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी का निर्माण करता है, काम आता है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया रुधिर कणिकाओं को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण, उनकी संख्या, उनका जीवन काल, उनमें केंद्रक की स्थिति, उसके बाद में उनका आकार, उनका कार्य, कमी अधिकता के लिए जो मेडिकल टर्म्स यूज किए जाते हैं वो डिस्कस किया अपन ने। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी के प्रकार, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़े। अब लसिका जो बताने जा रहा हूं, तो लसिका किसको कहते हैं। रुधिर जो है उसमें से मैं हटा रहा हूं, रुधिर में से मैं किसको हटा रहा हूं, आरबीसी को, प्लेटलेट्स को। रुधिर में से मैंने किसको हटा दिया, आरबीसी को और प्लेटलेट्स को हटा दिया। तो बताओ रुधिर कणिका कौन सी बची, डब्ल्यूबीसी बची। इन्हीं तो रुधिर कणिका बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी प्लेटलेट को रुधिर में से हटा दिया तो बच कौन गई, डब्ल्यूबीसी। अब शेष बचा प्लाज्मा। प्लाज्मा में से मैंने हटा दिए प्रोटीन, प्लाज्मा में से किसको हटा दिया मैंने, प्रोटीन को हटा दिया। तो रुधिर कणिका तो डब्ल्यूबीसी। अब प्लाज्मा में बताओ क्या क्या बचा था, जल, खनिज, लवण, जल, खनिज, लवण, मिनरल। उसके बाद में कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोटीन तो अपन ने हटा ही दिए। इसके अलावा देखो गैसें, O2 व CO2 गैसें। इसके अलावा एंटीबॉडीज, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको। अपन ने एंटीजन जो पढ़े थे वो बताए थे आरबीसी की झिल्ली पर। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की झिल्ली पर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। और प्लाज्मा, रुधिर के संगठन में अपन लसिका पढ़ रहे हैं, तो प्लाज्मा में, रुधिर में से प्लाज्मा में केवल प्रोटीन हटाया, बाकी सब लसिका में आ गया, तो एंटीबॉडीज में भी आएंगी एंटीबॉडीज। इसके अलावा व्यर्थ पदार्थ, ये जो सारा बच गया, ये जो सारा मौजूद है, इसको नाम दिया जाता है लसिका। इसको नाम दिया जाता है लसिका। तो लसिका रुधिर का ही पार्ट है। रुधिर में से आरबीसी को हटा दो, प्लेटलेट्स को हटा दो और प्लाज्मा प्रोटीन को हटा दो, बाकी जो सारा बच गया, क्योंकि O2 CO2 अपनी बॉडी में जो मौजूद है उनका परिवहन भी अपने रुधिर के द्वारा चल रहा है, वो भी रुधिर में मौजूद है। एंटीबॉडी जो बनती हैं वो भी रुधिर में मौजूद रहती हैं। और हमारे शरीर में कोशिकाओं से या जितने भी ग्रंथियां वगैरह हैं उनसे जो व्यर्थ पदार्थ हैं वो भी इसमें आते हैं। ये सब जो मौजूद, ये जो सारा मौजूद है, इसको नाम दिया जाता है लसिका। तो अब ये लसिका रुधिर में अपन ने बताया रुधिर के अंदर ही मौजूद है एक तरह से। तो ये लसिका क्या काम कर रहा है, क्यों बन रहा है, उसको समझो। लसिका की स्थिति क्या है, क्या काम कर रहा है, उसमें स्थिति में देखते हैं अपन। हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियां, जिनमें रुधिर बहता है, ब्लड वेसल्स, 2 प्रकार से बताते हैं, धमनी और सिरा, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी जो होती हैं, धमनियां जो होती हैं, वो हृदय से, हार्ट से
रुधिर को लेकर बॉडी ऑर्गन में जाती हैं। ध्यान रखना, धमनियों का काम, धमनियों में रुधिर का प्रवाह किधर है? हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, हृदय से शारीरिक अंगों में, और शारीरिक अंगों से रुधिर को वापस लाना हृदय में, बॉडी ऑर्गन टू हार्ट्स। ये जो फ्लो होता है वो किसके होता है? शिराओं के द्वारा। तो धमनियां तो चलती हैं हार्ट टू बॉडी ऑर्गन और शिराएं चलती हैं बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। अब धमनी जो अपने रुधिर को लेकर जाती है, जैसे मैं क्या बता रहा हूं, जैसे ये अपन ने कोई भी धमनी मान लिया है, ये रुधिर को लेकर जाना और शिरा रुधिर को वापस लाना। ये तो रुधिर लेकर जाना, रुधिर वापस लेना। रुधिर ले जाना और रुधिर वापस लाना। कहाँ ले जाना और कहाँ वापस लाना भाई? इसको हार्ट से बताओगे सीधा। हार्ट से रुधिर लेकर जाना बॉडी ऑर्गन में धमनी, और बॉडी ऑर्गन से हार्ट में रुधिर लाना वो है शिरा। धमनियों के अंतिम पतले सिरे, जब धमनी हमारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचती हैं, बॉडी ऑर्गन्स में टिश्यूज में कोशिकाओं के संपर्क में जाती हैं, वहां धमनियों के बिल्कुल पतले सिरे बन जाते हैं। और वो जो पतले सिरे होते हैं ना, वो जो पतले सिरे होते हैं, उन पतले सिरों को धमनियों के अंतिम पतले सिरे वो होती हैं केशिकाएं, वो होती हैं केशिकाएं। धमनियों के अंतिम पतले सिरे वो केशिकाएं हैं। तो इसका मतलब धमनियां जहां पर समाप्त होती हैं और शिराएं जहां शुरू होती हैं, धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम कौन करती हैं? केशिकाएं। कैपलरी, मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया था। मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने केशिकाओं के बारे में, धमनी और शिरा को जोड़ने का काम कौन करती है? केशिकाएं। हमारे शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी, सबसे छोटी और पतली रुधिर वाहिनी केशिकाएं होती हैं। केशिकाएं बॉडी ऑर्गन्स में कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं। तो इसका मतलब हमारी कोशिकाओं में पदार्थों का आदान प्रदान जो रुधिर से होगा वो केशिकाओं से ही होगा। केशिकाएं कोशिकाओं के संपर्क में जाती हैं। अब यहाँ स्थिति क्या होती है? मैंने अभी तो ये बताया कि यहाँ केशिका के बारे में आपको बताया, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। हार्ट से बॉडी ऑर्गन में रुधिर को लेकर जाती है धमनी, बॉडी ऑर्गन से हार्ट में रुधिर को लेकर आती है शिराएं। धमनियां जहाँ समाप्त होती है और शिराएं जहाँ शुरू होती हैं, उन दोनों के को जोड़ने का काम कौन करती है? केशिकाएं, कैपलरी। कैपलरी जो है वो मौजूद है कोशिकाओं के संपर्क में। अब ये केशिकाओं की स्थिति क्या है उसको समझेंगे अपन एक बार। तो ये जो मैंने आपको बताया था केशिका के बारे में, अब सपोज करो ये तो कोई एक केशिका, ये तो कोई भी एक केशिका और ये कोई कोशिका, ये कोई भी कोशिका। ये तो मैं बता रहा हूं आपको केशिका, कैपलरी, और ये मैं बता रहा हूं आपको कोशिका, सेल। अभी बताया मैंने, कोशिकाओं के संपर्क में कौन जाती है भाई? केशिकाएं जाती हैं। और केशिकाओं तक जो पहुंचता है, केशिकाओं तक जो आया वो रुधिर आया। धमनियों के अंतिम पतले सिरे केशिका हो गए, ये ब्लड है सारा, ये है, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये है भाई ब्लड। और ये कोशिका में भरा हुआ कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब जैसे सपोज करो अपन एक एग्जांपल लेकर कर रहे हैं, अपने फेफड़ों से पल्मोनरी शिराओं द्वारा ऑक्सीजन जाती है अपने हार्ट में, हार्ट से फिर रुधिर के द्वारा बॉडी ऑर्गन में जाती है। तो रुधिर जैसे ऑक्सीजन को लेकर आया, किसको लेकर आया? ऑक्सीजन को लेकर आया, और ये ऑक्सीजन
ऐसे ही रुधिर ग्लूकोज को भी लेकर आया, और ये पदार्थ किस में जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन, एक और मैं लिख देता हूं कि ग्लूकोज को लाया, रुधिर ऑक्सीजन को लाया, ग्लूकोज को लाया, और रुधिर के द्वारा ये दोनों पदार्थ सभी कोशिकाओं में जाएंगे। अब ऑक्सीजन ग्लूकोज कोशिका में जाने तो रुधिर लास्ट कहाँ तक आ गया, केशिका तक आ गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से रुधिर सीधा कोशिकाओं के संपर्क में नहीं आएगा, यानी रुधिर हमारा रुधिर वाहिनियों से बाहर नहीं आ रहा। ध्यान, धमनी, सिरा और तीसरी रुधिर वाहिनी बोल दी मैंने, केशिका सबसे छोटी जो रुधिर वाहिनी है। रुधिर यहाँ से बाहर निकलकर सीधे संपर्क में नहीं आ रहा, यानी धमनिया के अंतिम सिरे जो केशिकाएं वो खुलती नहीं है कि रुधिर वहां जाकर खुल गया और कोशिकाओं के सीधे संपर्क में गया, बल्कि कोशिकाओं के संपर्क में जो आएगा, यहाँ जो संपर्क में आएगा वो क्या आएगा भाई, वो आएगा लसिका, वो आएगा लसिका। तो कोशिकाओं के संपर्क में रुधिर ने आकर कोशिकाओं के संपर्क में कौन आता है भी, लसिका, लिम्फ आता है। तो ऑक्सीजन जो अपने ब्लड से लसिका में आएगी और फिर कोशिका में जाएगी। ऐसे ही ग्लूकोज लसिका में आएगा और फिर कोशिका में जाएगा, और कोशिका में जो CO2 प्रोड्यूस होती है, जब अपने कोशिका में ऊर्जा बनती है ना, ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से, कोशिका का ईंधन ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को, ईंधन को जलाने का काम करती है ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो अपन श्वसन पढ़ते हैं, उससे ऊर्जा बनती है ATP, लेकिन साथ में बनती है CO2 कोशिका से जाती है लसिका में और लसिका से फिर ब्लड में। तो बताओ हमारे रुधिर वाहिनियों और कोशिकाओं के बीच में रुधिर का पदार्थों का आदान प्रदान किसके माध्यम से हो रहा है, लसिका के माध्यम से हो रहा है, लसिका के थ्रू ही आदान प्रदान हो रहा है। और यानी लसिका रुधिर वाहिनी और कोशिकाओं के बीच का मीडिएटर हो गया, बीच वाला वो हो गया। तो अपन एक यहाँ से मैं एक पॉइंट और आपको अभी बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा, रुधिर का परिसंचरण तंत्र अपन दो प्रकार से बोलते हैं, एक तो बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और एक बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। अगर जंतु के शारीरिक ऊतकों में जाकर रुधिर किस में बह रहा है, रुधिर वाहिनियों में, लास्ट कहाँ जाता है, शारीरिक ऊतकों में, कोशिकाओं के संपर्क में। अगर रुधिर शारीरिक ऊतकों के संपर्क में जाकर रुधिर वाहिनियों के सीधे संपर्क में आया, कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आता, बल्कि लसिका के थ्रू पदार्थों का आदान प्रदान है, यानी रुधिर कभी भी रुधिर वाहिनियों से बाहर नहीं आ रहा, तो उसे तो बोला जाता है बंद परिसंचरण। तो बताओ हमारा रुधिर कोशिकाओं के संपर्क में आया क्या, कोशिकाओं के संपर्क में कौन आया, लसिका, तो ये है बंद परिसंचरण। और खुले परिसंचरण में रुधिर सीधा कोशिकाओं के संपर्क में आता है। तो दो नाम सुनते हैं अपन, बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण। तो जितने भी अपन जंतुओं का दो तरह से वर्गीकरण करते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी जंतु के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो मछलियां हैं, पिसीज, चाहे मेंढक हैं, एम्फीबिया, चाहे सरीसृप हैं, रेप्टिलिया, चाहे पक्षी हैं, एविज, और मैमल्स स्तनधारी, सभी में पाया जाता है बंद परिसंचरण। और नॉन कोऑर्डेट में जो दो वर्ग हैं, एक तो मोलस्का और एक आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखना, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इनमें पाया जाता है खुला परिसंचरण। आर्थ्रोपोडा जो अपन जंतु, सबसे बड़ा जंतु जगत बोला जाता है, कीट वर्ग है वो पूरा। मोलस्का अपन यूनियोपाइला पढ़ते हैं, जो अपन सामान्य रूप में देखते हैं ना, ये सीपी और घोंगा जो अपन है, जलीय जीव, समुद्री जलीय जीव है, तो इनसे ही प्राप्त होते हैं। सीप ये जो बोलते हैं अपन, तो इनमें पाया जाता है खुला परिसंचरण। तो अभी फिलहाल जो अपन बात कर रहे हैं लसिका के लिए, कि लसिका रुधिर का पार्ट है। रुधिर लसिका में डिफरेंस ये कि रुधिर में से ये चीज हटा दो तीनों, उसके बाद में जो सारा बचेगा वो लसिका है। तो बताओ इस आधार पर अपन ने बताया कि रुधिर लसिका क्या काम कर रहा है, वो मैंने अभी एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि हमारे रुधिर धमनियों द्वारा शारीरिक अंगों में जाता है, वहां जाकर अंतिम पतले सिरे केशिकाओं तक रुधिर गया और रुधिर के द्वारा पदार्थ गए, जैसे ऑक्सीजन गया, ग्लूकोज गया। अब ये रुधिर सीधा कोशिकाओं के संपर्क में नहीं जा रहा, कोशिकाओं के संपर्क में कौन है, लसिका। तो हमारे रुधिर वाहिनियों के साथ साथ लसिका का भी प्रवाह होता है, जिसको अपन लसिका वाहिनियां कहते हैं। धमनियों के साथ साथ लसिका का प्रवाह रहता है, जिनको लसिका वाहिनी कहते हैं। रुधिर बह रहा है रुधिर वाहिनी, लसिका बह रहा है लसिका वाहिनी।
तो हमारे कोशिकाओं यानी शारीरिक ऊतक और रुधिर के बीच में, रुधिर वाहिनियों के बीच में लसिका रहता है, लसिका का प्रवाह रहता है। तो अगर अपन देखें कि लसिका का कार्य, अगर अपन बात करें लसिका का कार्य, ये जो मैं एक बार इंडिकेट कर देता हूं, ये लसिका, तो अब अगर अपन लसिका के कार्य की बात करें तो क्या बताओगे आप, क्या कार्य है लसिका का भाई? लसिका का कार्य है रुधिर व कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान, रुधिर व कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान। तो लसिका क्या काम कर रहा है? रुधिर और कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान कर रहा है, और इसी आधार पर लसिका को एक नाम दिया जाता है शरीर का दलाल। ये अपने नीट में एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिडिल मैन ऑफ बॉडी, मिडिल मैन ऑफ बॉडी कि शरीर का दलाल कौन है भाई? अरे दलाली कर रहा कि नहीं कर रहा बताओ? इधर से लेकर इधर दे रहा है, इधर से लेकर इधर दे रहा है, जो ये जो काम करता है ना, इधर का लेकर उधर देना और उधर का लेकर इधर देना, उसी को तो अपन दलाली बोलते हैं। तो हमारे शरीर में दलाली का काम कौन कर रहा है भाई? लसिका। रुधिर वाहिनियों और कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करवा रहा है, तो शरीर का मिडिल मैन कहलाता है, दलाल कहलाता है लसिका, वो इसको बोला जाता है, ये इसको नाम देते हैं, ये अलग से अपन नोट करेंगे। तो लसिका के बारे में मैंने बताया, तो ध्यान रखना रुधिर और लसिका में डिफरेंस पूछेगा तो ध्यान रखना लसिका में आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाए जाते। रुधिर का होता है परिसंचरण, लसिका का प्रवाह एक दिशीय रहता है, ये विशेष ध्यान रखना। लसिका धमनियों के साथ प्रवाहित होता है, सर्कुलेट नहीं होता। तो लसिका का प्रवाह धमनियों के साथ साथ एक दिशीय रहता है, यानी सिराओं के साथ वापस नहीं है, जबकि रुधिर का धमनियों के साथ जाना, सिराओं से वापस आना। तो लसिका का प्रवाह एक दिशीय होता है। लसिका रुधिर और कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान कराता है, और इसके आधार पर इसको नाम दिया जाता है शरीर का दलाल। तो मैंने रुधिर का संगठन और रुधिर के संगठन के साथ में रुधिर वर्ग की वंशागति, और फिर अपन ने रुधिर लसिका जो है रुधिर का पार्ट, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, ये चीज अपन ने बताई है। लसिका जिसमें बहेगा उनको अपन नाम देते हैं लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी। अब इसमें दो शब्द और बच गए भाई, रुधिर जिसमें बहता है रुधिर वाहिनी, लसिका जिसमें बहता है लसिका वाहिनी। दो शब्द आप और सुनते हो, एक तो सुनते हो लसिका अंग और एक लसिका गांठें, लिम्फ ऑर्गेन और या लसिका ग्रंथि, सीधा बोलते हैं लसिका अंग, लसिका ग्रंथि, और एक नाम देते हैं लसिका गांठें, लिम्फ नोड। ये अपन प्रतिरक्षा तंत्र के साथ में बता देंगे, क्योंकि वहाँ ही इनको मेन चीज के रूप में अपन डिस्कस करते हैं। लसिका ग्रंथि में एक तो अपन नाम लेते हैं प्लीहा का, एक थाइमस का, और दोनों प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित भी हैं। और लसिका गांठें, टॉन्सिल वगैरह जो अपन पढ़ते हैं वो भी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, तो वो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन ये लसिका के लिए जो बताया, तो रुधिर का संगठन कंप्लीट हुआ है। रुधिर के संगठन में अपन ने पूरा कंप्लीट पढ़ा है। आगे अपन जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। अगला जो पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। और मानव हृदय कुछ कॉमन पॉइंट अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्थिति अपन ने बताया था, अपनी गर्दन से लेकर पैरों तक, जिसको गर्दन से लेकर पैरों तक ये बताई थी अपन ने देगवा, इसमें मांसल पर्दा बताया था डायफ्राम। अब डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट तो कहलाता है उदर गुहा, और डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट कहलाता है वक्ष गुहा, थोरोसिकल कैविटी। तो
हृदय जो है वो पाया जाता है वक्ष गुहा में, डायफ्राम से ऊपर वक्ष गुहा में मौजूद है। दोनों तरफ तो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के बीच में। तो इसकी जो स्थिति बताई जाती है, इसकी जो स्थिति बताते हैं अपन किसकी, हृदय की, वो बताते हैं वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं तरफ, थोड़ा सा बाईं तरफ, ये बताते हैं वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं तरफ। ये हमारे हृदय की स्थिति है। नंबर 2, पहला पॉइंट ये हो गया हृदय का आकार, और हृदय का आकार बताएंगे तो लिखा जाएगा मानव मुट्ठी का आकार, अपनी जो मुट्ठी होती है उसका आकार। ये तुम बेचते हो ना, कौन सा, ये सेब बना के और तीर मारते हुए, क्यों छल्ली करते हैं, इस तीर इधर से इधर मारते हुए। तो हृदय का आकार जो बताया जाता है अपनी मुट्ठी का आकार बताया जाता है, तो ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से घूमता हुआ जाता है, वो हृदय की शेप जो बताई जाती है। तो हृदय जो अपन ने बताया पहली स्थिति, उसके बाद में अपन ने बताया कि हमारे हृदय का आकार कैसा होता है, मानव मुट्ठी का आकार। नंबर 3 जो बताने जा रहा हूं, हृदय का भार। हृदय का भार पूछेगा तो बताओगे आप 250 से 300 ग्राम एवरेज रूप से जो बताया जाता है। 250 ग्राम ये बताया जाता है भाई फीमेल में, और 300 ग्राम ये बताया जाता है मेल में। बड़े दिल वाले, थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है क्योंकि कईयों को जगह दे के रखते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है। तो हृदय का भार महिला में औसत रूप से 250 ग्राम और पुरुष में कितना बताया जाता है भाई, 300 ग्राम। उसके बाद में अगली जो स्थिति है, देखो अपने जितने भी बॉडी ऑर्गेन्स है ना, सबके चारों ओर आवरण जो पाया जाता है, जिनको अपन झिल्लियाँ वगैरह बोलते हैं, तो हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे नाम दिया जाता है पेरिकार्डियम। ये भाई हृदय के चारों ओर उपस्थित है झिल्ली। हृदय के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है, आवरण, उसको नाम क्या दिया जाता है अभी, उसको नाम दिया जाता है पेरिकार्डियम। ध्यान रखना, ये अलग अलग आएंगे। तो हृदय के चारों ओर उपस्थित जो झिल्ली आवरण है उसको पेरिकार्डियम नाम दिया जाता है। और हृदय जिस कैविटी में स्थित होता है, हृदय जिस गुहा में स्थित होता है उसको नाम दिया जाता है पल्मोनरी गुहा। हृदय जिस गुहा में स्थित होता है। तो हृदय के चारों ओर झिल्ली जो जो पाई जाती है पेरिकार्डियम। अब इसी में देखो, पहला बताया मैंने स्थिति कहाँ पाया जा रहा है, आकार, उसके बाद में भार, फिर हृदय के चारों ओर जो झिल्ली पाई जा रही है पेरिकार्डियम। एक बता रहा हूं मैं, जैसे हृदय की झिल्ली को हटाएंगे अब आ जाएगी हृदय की दीवार, और हृदय दीवार जिसे अपन बोलेंगे हृदय भित्ति, हार्ट वॉल। हृदय भित्ति, और ये हृदय भित्ति होती है भाई त्रिस्तरीय। कैसी होती है, त्रिस्तरीय, 3 लेयर्ड। इनमें 3 जो नाम आते हैं हृदय की दीवार में, यानी हृदय की जो दीवार है, देखो झिल्ली जो पूछेगा बाहर आवरण वो तो पेरिकार्डियम। अब हृदय की जो दीवार आ गई, हृदय की दीवार में 3 परत हैं, त्रिस्तरीय 3 परतें, 3 लेयर हैं, जिसमें सबसे भारी परत तो है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम ये तो है आउटर।
नंबर 2 मीजोकार्डियम, ये है मिडिल परत। एपिकार्डियम आउटर है, मेजोकार्डियम है मिडिल। और नंबर 3 एंडोकार्डियम, ये है सबसे अंदर वाली परत। 3 दीवार बताई मैंने हृदय की दीवार, सॉरी 3 परत बताई है। पहली परत है एपिकार्डियम, ये तो आउटर लेयर है, ये मिडिल लेयर है, और ये सबसे अंदर वाली परत है एंडोकार्डियम। ये 3 परत इसमें पाई जाती है हृदय की दीवार में। ध्यान रखना, हृदय पेशी जो होती हैं, कार्डियक मसल्स इनको बोलते हैं, हृदय की पेशियां, कार्डियक मसल्स इसमें पाई जाती हैं बीच वाली परत में। हृदय की जो दीवार की जो बीच वाली परत है मीजोकार्डियम, उसमें कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं जो हृदय को काम कराती हैं, हृदय पेशियां जिनको बोलते हैं, जिसकी वजह से हृदय पंप करता है, जिनके काम की वजह से। तो अगर पूछेगा कार्डियक मसल जो होते हैं, हृदय पेशियां, वो हृदय की कौन सी परत में पाई जाती है? मीजोकार्डियम में पाई जाती है। तो अभी जो अपन ने बताया मानव हृदय, सबसे पहले बताइए मैंने स्थिति कि हृदय पाया कहाँ जा रहा है? वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं तरफ, स्लाइटली लेफ्ट। आकार है मानव मुट्ठी का आकार, भार बताया 250 से 300 ग्राम एवरेज रूप से। पुरुष की बात करें तो पेरिकार्डियम, हृदय के चारों ओर जो उपस्थित झिल्ली है उसको नाम दिया जाता है। और ये जिसमें हृदय जिस गुहा में स्थित होता है, हृदय भित्ति 3 परत होती है, एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सबसे बाहर वाली परत एपिकार्डियम, बीच वाली मीजोकार्डियम और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। ये तो बात की अपन ने हृदय की बाहरी स्थिति कि हमारे हृदय की बाहरी संरचना कैसी है। उसके बाद में अपन जो डिस्कस करते हैं भाई हृदय का काम जो मेन है, बताओ अपन ने डिस्कस किया था हार्ट का मेन काम क्या है? हार्ट का मेन काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। हार्ट ब्लड पर प्रेशर बनाता है, उससे ब्लड सर्कुलेट हो पाता है और बॉडी ऑर्गेन्स में ब्लड पहुंच पाता है, वो उसका मेन काम है। तो हृदय कैसे काम करता है, उसकी क्रियाविधि। तो अगला जो पॉइंट लेते हैं, अपन ने फिलहाल डिस्कस किया हृदय की बाहर की स्थिति को। अगला जो पॉइंट है वो है हृदय की क्रियाविधि। हृदय की क्रियाविधि शुरू करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा 2 पॉइंट बताना चाह रहा हूं। देखो, हृदय के प्रकार बताए जाते हैं। आवेग उत्पत्ति के आधार पर। हृदय के प्रकार आवेग उत्पत्ति के आधार पर, हृदय में जो धड़कन उत्पन्न हो रही है उसके आधार पर हृदय के 2 प्रकार बताए जाते हैं। एक तो बताया जाता है मायोजेनिक और एक बताया जाता है न्यूरोजेनिक। क्या क्या बताया बताओ मैंने? एक तो मायोजेनिक और दूसरा बताया मैंने न्यूरोजेनिक। मायो शब्द आता है मसल्स के लिए, जेनिक या जेनेसिस होता है उत्पन्न करना, न्यूरो आता है तंत्रिका के लिए, जेनिक वही हो गया उत्पन्न करना। मायोजेनिक का मतलब है मांसपेशियों जनित, मांसपेशियों जनित आवेग। अगर हृदय में धड़कन मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न हो रही है, हृदय में जो आवेग है मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो बोला जाएगा मायोजेनिक। और अगर तंत्रिकाओं द्वारा आवेग उत्पन्न हो रहे हैं, तंत्रिका जनित आवेग, अगर आवेग या धड़कन तंत्रिकाओं द्वारा उत्पन्न हो रही है तो फिर उसको बोला जाता है न्यूरोजेनिक, वो न्यूरोजेनिक बोला जाता है। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक जो मैंने बताया अभी, जितने भी कशेरुकी जंतु हैं वही वापस 5 वर्ग, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स,
मछली, मेंढक, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, इन सबका हृदय होता है मायोजेनिक। कोर्डेट जंतु ये मायोजेनिक है। और जो न्यूरोजेनिक है उसमें आता है कीट वर्ग। कीट वर्ग में आवेग उत्पत्ति होती है न्यूरोजेनिक। तो आवेग उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार का हो गया। तो हमारे सीधा सीधा क्वेश्चन जो फिलहाल इसमें याद अपने को रखना है वो ये पूरा, क्योंकि अपने को तो केवल ह्यूमन सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अगर पूछा जाए कि मानव हृदय में धड़कन की जो उत्पत्ति है वो मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है, यानी उसके आधार पर मानव हृदय मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक, तो आप आंसर क्या दोगे? मायोजेनिक, क्योंकि हमारे हृदय की धड़कन मांसपेशियों जनित होती है, मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न है, तो वो मायोजेनिक बोला जाएगा। ये स्थिति बताई जाती है। एक इसी के आधार पे देखो एक पॉइंट मैं और डिस्कस कर रहा हूं। मछलियों का जो हृदय है ना, ये एक बार मैं, क्योंकि अपना सिलेबस में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूं। मछलियों के हृदय में फिशीज 2 चैम्बर होते हैं। मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर हैं भाई? 2 प्रकोष्ठ हैं। एम्फीबिया के हृदय में, मेंढक के हृदय में 3 चैम्बर हैं। जो रेप्टिलिया हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अपने सिलेबस में तो नहीं है लेकिन अपन जनरली डिस्कस कर रहा हूँ साथ में। इसमें बोले जाते हैं 3.5 चैम्बर या 3.5 प्रकोष्ठ। और जो एवीज यानी पक्षी वर्ग है और जो स्तनधारी मैमल्स, इन दोनों में होते हैं 4 चैम्बर। इन दोनों के अंदर बताए जाते हैं 4 चैम्बर, 4 प्रकोष्ठ, ये बताया जाता है। तो मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ, एक आलिंद एक निलय, एक आलिंद और एक निलय, एक आलिंद एक निलय, ये तो बताया जाता है मछलियों के हृदय में। इसमें 2 आलिंद एक निलय, इसमें 2 आलिंद 1.5 निलय। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया 1.5 निलय, यानी इनके देखो स्थिति ये होती है, इसमें आलिंदों में तो पूर्ण विभाजन हो जाता है, आलिंद आलिंद, लेकिन निलय में खांच बनती है लेकिन प्रॉपरली पृथक नहीं होते हैं, तो इस तरह से 1.5 निलय बोला जाता है वो। और ये जो बताया अपन ने, ये किसका बताया भाई? रेप्टिलिया का। एवीज में 2 आलिंद 2 निलय और मैमल्स में भी 2 आलिंद और 2 निलय। अब देखो मछलियों के हृदय की स्थिति में देखा अपन ने 1 आलिंद 1 निलय, तो डेफिनेटली इनमें हृदय में रुधिर एक बार ही आया भाई। 2 आलिंद होंगे तो 2 अलग अलग रुधिर आ रहा आलिंदों में, लेकिन 1 आलिंद है तो रुधिर एक बार ही आया ना। तो एक शब्द सुनते हैं अपन डबल सर्कुलेशन, एक शब्द आता है सिंगल सर्कुलेशन। जैसे हमारे हृदय की बात करें, हम स्तनधारियों में आते हैं ना, मैमल्स में 4 प्रकोष्ठ हैं, 2 आलिंद 2 निलय, तो दोनों आलिंदों में अलग अलग रुधिर आता है, एक तरफ ऑक्सीजन वाला और एक तरफ CO2 वाला, शुद्ध और अशुद्ध सामान्य नाम देते हैं अपन। लेकिन मछलियों के हृदय में 1 आलिंद 1 निलय है ना, तो एक बार ही रुधिर गुजर रहा है, तो वो बोला जाएगा सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण। इसके बाद में सब में 2 आलिंद हो गए, तो इसके बाद में सब में दोहरा परिसंचरण शुरू हो जाता है, डबल सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना, सिंगल सर्कुलेशन केवल और केवल किस में पाया जाता है? मछलियों के अंदर पाया जाता है, जिसके हृदय में 1 आलिंद और 1 निलय होता है। और बताओ 1 आलिंद 1 निलय, हृदय से रुधिर एक बार ही आ रहा है ना, तो या तो वो शुद्ध आ रहा है या अशुद्ध आ रहा है। तो अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है फिशीज में, और ये बोला जाता है वीनस हार्ट, यानी जिनमें शिराओं से अशुद्ध रुधिर वाला आता है। एक आर्ट्रियोवीनस हार्ट बोला जाता है ये सारा। आर्ट्रियोवीनस हार्ट में इसका मतलब धमनी और शिराओं से शुद्ध और अशुद्ध रुधिर दोनों आ रहा है हृदय के अंदर। तो रुधिर आ रहा है, उसके आधार पर अपन ने नाम दिया वीनस हार्ट और आर्ट्रियोवीनस हार्ट। और आवेग उत्पत्ति के आधार पर अपन ने नाम क्या दिया? न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक, जिसमें हमारा हृदय कैसा हुआ? मायोजेनिक। और रुधिर प्रवाह के आधार पे कैसा बोला जाएगा? आर्ट्रियोवीनस बोला जाएगा। जो अपन मैं बोलूंगा ये पॉइंट लिखवाऊंगा, क्योंकि फिलहाल मैंने सारों को कंपेरिजन करके एक बार ये बता दिया, सारी स्थिति जो मैंने बताई है ये बताया अपन ने। तो हृदय की बाहर की स्थिति अपन ने ले ली। अब अपन जो डिस्कस करेंगे
हृदय के प्रकार आवेग उत्पत्ति के आधार पे जो मैंने बताया, इस तरह से ये हृदय की स्थिति इनकी बताई। अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे भाई हृदय की क्रियाविधि, हार्ट मैकेनिज्म, हृदय की क्रियाविधि, जो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में। आज यहाँ तक हृदय किस तरह से काम कर रहा है, कैसे उसमें से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो डिस्कशन अपन कल करेंगे।